Hello dear students, welcome to the video today. Um, Children, we are carrying on chapter 4 history, and first topic we have already completed. We are into the second topic, but then ये एक टेबल वन एक बारी फिर से मैं आपको आई हैव ऑलरेडी डन इट इन द लास्ट क्लास. आई एम सो सॉरी, 3 times आई हैव सेड दिस. कभी कभी ज़बान लड़खड़ा जाती है. तो मुग़ल एम्परर्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, लेकिन दिस सीक्वेंस दैट इज़ देयर, ये जो पूरा एक सीक्वेंस है, सबसे पहले कौन से एम्परर थे, उसके बाद कौन से एम्परर थे, उसके बाद दिस सीक्वेंस दैट इज़ देयर. चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर दैट. और किस राजा ने क्या काम किया है, which has done what work. Are you understanding? ये सारा आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है. Okay? So students, please understand that all these incidents that are happening, all these happening, it is a very important part. Got it? And हम बाबर से शुरू करते हैं, फिर हुमायूं के बारे में हमने बात की. लेकिन व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट हुमायूं, उसके बीच में वी हैव टू टॉक अबाउट शेर शाह सूरी ऑल्सो. लेकिन शेर शाह सूरी के बारे में टेबल में मेंशन नहीं है, बिकॉज शेर शाह सूरी वॉज नॉट अ मुग़ल एम्परर. इस टेबल में ओनली द इंफॉर्मेशंस अबाउट द मुग़ल एम्परर, लेकिन यहाँ पे शेर खान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी हुई है, बिकॉज ही वॉज द पर्सन वेरी पावरफुल. एंड इफ एनी पर्सन हैज डिफीटेड अ मुगल एम्परर, इट्स नॉट अ सिंपल थिंग. छोटी मोटी बात नहीं है ये, इट्स अ वेरी बिग थिंग. और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमको ये समझना बहुत ज़रूरी है. हुमायूं हमने देखा, ओके, बाबर हमने देखा, हुमायूं हमने देखा, एंड देन वी हैव सीन अकबर. गॉट इट? अकबर का टाइम मुगल एम्पायर का गोल्डन पीरियड, इट इज सेड टू बी एज द गोल्डन पीरियड. मतलब एकदम माने एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, कोई किसी से लड़ाई नहीं करता था, एवरीबडी वॉज स्टेइंग कॉर्डियली हैप्पीली, सब लोग साथ में मिलके रह रहे थे. दिस इज वॉट इज समथिंग दैट इज वेरी एविडेंट अकबर के रेन के टाइम पे. ओके, तो ये भी आपको देखना है. उसके बाद we will talk about, we have already discussed about जहांगीर. जहांगीर के बारे में हम सारे लोग बात करेंगे. we have already discussed काफ़ी सारी चीज़ें हमने जहांगीर, लेकिन some things that was bad was that they used to misbehave with their parents. अपने फादर के साथ, अपने मदर के साथ बहुत ज़्यादा इज्जत से बिहेव नहीं करते, जिसके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती थी. Okay, then here, okay, Shah Jahan has also done the same thing the way Jahangir has done to his father. Or because Jahangir has misbehaved with the father, Shah Jahan has also done the same thing. लेकिन सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, what all battles they have won, ये भी हम लोगों ने देखा है. And then the last great Mughal emperor was the औरंगज़ेब. ठीक है, हमने औरंगज़ेब के बारे में पढ़ा. And map work we have seen. When we are talking about the map work, we have seen how the Mughals have extended, they have gone, कितना ज़्यादा अपना एम्पायर उन्होंने एक्सटेंड या स्ट्रेच किया. This is what we. इसके बाद we understood about Mughal relationship with the other rulers.
When we talked about Mughal relations with other rulers, हमको पता चला कि मुगल्स का बाकी के रूलर्स के साथ all over the world what was their relationship. राजपूत्स का एक एग्जाम्पल था जिसमें कि मुगल्स हैव मेड मैरिटल रिलेशनशिप विद द राजपूत प्रिंसेसेस. काफ़ी सारी राजपूत राजकुमारियों के साथ मुग़ल एम्परर्स ने शादी की थी. सो राजपूत्स आर अ गुड एग्जाम्पल. काफ़ी राजपूत्स के साथ मुगल्स का अच्छा रिलेशन रहा. मेनी राजपूत्स एक्सेप्टेड द मुगल पावर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर. क्या होता है, यू अपोज एनी सिस्टम, आप किसी भी सिस्टम को तभी अपोज करते हो ना जब वो सिस्टम आपको पसंद नहीं आता है. You don't like that system and certain things are there in that system which is troubling you. तो जब ज़्यादा परेशान नहीं हुआ ये, तो इन्होंने क्या किया, द राजपूत्स ऑफ मेवाड़ दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी. काफ़ी समय तक मुगल्स के साथ इनका टसल चल रहा था, इनकी लड़ाई वड़ाई चल रही थी, लेकिन एक बारी इनको डिफीट कर दिया गया. वंस डिफीटेड दे वेयर ऑनरेबली ट्रीटेड बाय द मुगल्स. ऑल द रूलर्स हु ऑल वेयर डिफीटेड, उनको कभी भी प्रिजनर की तरह ट्रीट नहीं किया इन्होंने. ऑफ कोर्स वॉर है, एक पार्टी जीती है, एक पार्टी हार गई है. सो द पार्टी विच हैज़ वन इट कैन मिसट्रीट द अदर पार्टी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया. There was a careful balance between defeating but not humiliating. Defeat करना है, हराना है, लेकिन बेइज्जत नहीं करना है. टेबल 1 हम देखेंगे फिर से. शिवाजी जब वो कि उनके कोर्ट में आए, तो सम मुगल रूलर्स वेर वेरी गुड टूवर्ड्स द इंडियन रूलर्स, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ गलतियां की जो कि उनको नहीं करना चाहिए था. दे शुड हैव अवॉइडेड इट एंड दे शुडंट हैव डन इट. गॉट इट? यही चीज़ यहाँ पे एविडेंटली बताने की कोशिश की जा रही है. गॉट इट? नाउ Mansabdar system we have discussed yesterday in the last class. थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है. Mansabdar were the people who were given responsibilities. Such a big Mughal empire, इतने सारे लोग मुगल एम्पायर में they were working as rulers. इन्होंने अपने आप को एक्सपैंड किया. दे इंक्लूडेड मेनी ऑफ द पीपल फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. बाहर की किंगडम से भी बहुत सारे लोगों को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में मुगल्स ने शामिल किया. इंडियन मुस्लिम्स वेर देयर, अफगान्स वेर देयर, राजपूत्स, मराठास और बहुत सारे ग्रुप्स थे. तो मुगल सर्विस को जिन लोगों ने ज्वाइन किया, दे वेयर कॉल्ड एज मनसबदार्स. इनको क्या टाइटल दिया गया? दे वेयर टर्म्ड एज मनसबदार्स. मनसबदार क्या है? अ पर्सन हु इज होल्डिंग अ रैंक, एंड रैंक वॉज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ जट एंड सवार. यस, जट एंड सवार आई हैव डिस्कस्ड, यू माइट बी नोइंग अबाउट इट. अकबर के टाइम में खाली 29 मनसबदार्स वेर देयर. लेकिन what happened during the time of the Mansabdars increased to a very high extent. मनसबदार हैं तो मनसबदार मेंटेनिंग द आर्मी. जब वो आर्मी मेंटेन कर रहे हैं तो हाउ विल दे लुक आफ्टर सच अ बिग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? आर्मी को पे करने के लिए, तो उसके लिए द मुगल एम्परर्स यूज टू गिव देम जागीर्स. इनको जागीर हैंड ओवर किया जाता था सो दैट दे कैन कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली. ठीक है? एंड पीजेंट्स देयरफॉर सफर्ड ट्रेमेंडसली. बहुत ज़्यादा. एवरीबडी यूज टू एक्सट्रैक्ट टैक्सेस. सबको अपने टैक्सेस मतलब था. Nobody was concerned with the life of the peasants and the इनकी जो ज़िंदगी थी, their life and their agricultural system, nobody was concerned with that.
Everybody was busy collecting the taxes. Got it? Now what happens is, new concept was there, जब्त and जमींदार. अब क्या था, सबसे ज़्यादा देखो, एवरी रूलर्स नीड मनी टू रूल द कंट्री. अपना पैसा निकाल के थोड़ी रूल करेंगे. So when they are ruling the country, there was tax on the produce of the peasantry. Peasants जो थे उनके ऊपर काफ़ी सारे टैक्सेस लगाते थे. ये ज़्यादातर जगह पे peasants were paying taxes through the rural. जो वहाँ के जो गांव के लोग थे, जो रूरल पीपल वेर देयर, द हेडमैन और द लोकल पीपल हु वेर देयर, उनके साथ मिलके ये दे यूज टू लुक आफ्टर, ज़्यादातर जगह पे टैक्सेस वॉज कलेक्टेड. तो इट वॉज द हेडमैन और द लोकल चीफटेन. अब सपोज आई एम लिविंग इन अ विलेज, ठीक है, एक महेशपुर नाम का एक विलेज है. आई एम जस्ट साइटिंग एन एग्जाम्पल. तो पीपल हु आर कमिंग टू कलेक्ट द टैक्सेस, आई एम लिविंग देयर और मुझे वहाँ पे टैक्सेस पे करने हैं. I am a peasant living in a small village called Maheshpur. वहाँ पे the local ruler is there. Rural elites, मतलब जो गांव के मेरे जो मुखिया हैं, गांव के जो सबसे person will come to collect the taxes, okay? And the headman or the local chieftain, वहीं रहने वाले लोग हैं जो कि काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे हैं. दे आर स्टेइंग देयर फ्रॉम अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम. तो मुगल्स ने क्या किया है कि इन्होंने इन लोगों के लिए एक वर्ड लगाया, जमींदार. जैसे मनसबदार थे हु वेर लुकिंग आफ्टर द आर्मी, जमींदार वॉज लुकिंग आफ्टर द जमीन. गॉट इट? The people who are responsible for certain work, certain activity, they are given the responsibility, they are called as the zamindars. ठीक है? All the intermediaries who were there, बीच के जितने भी लोग थे, whether they were local headmen of villages or powerful chieftains, वहाँ की चाहे कोई लोकल लोग हों या कोई पावरफुल लोग हों, everybody was like intermediary. इंटरमीडियरी मीन्स बीच के लोग हैं. पीजेंट से टैक्सेस कलेक्ट करेंगे एंड ले जाके महाराजा जी को दे देंगे. दे विल गिव इट टू द मुगल्स. ठीक है? दे आर लोकल हेड्समैन ऑफ विलेजेस और पावरफुल चीफटेंस. दे जस्ट ऑफ कलेक्टिंग द टैक्सेस. अब अकबर के जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, द पर्सन हु वॉज कलेक्टिंग द टैक्सेस, अकबर्स रेवेन्यू मिनिस्टर टोडरमल, इनका नाम क्या था? हिज नेम वॉज टोडरमल. ही कैरिड आउट अ केयरफुल सर्वे ऑफ क्रॉप यील्ड्स. जितना भी अनाज ग्रो हो रहा था, वॉट एवर क्रॉप वॉज बीइंग ग्रोन, द प्राइजेस एंड एरियाज कल्टिवेटेड फॉर अ 10-year पीरियड. उस लैंड से कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा, दिस वॉज डिसाइडेड बाय टोडरमल. रेवेन्यू कलेक्टिंग ऑफिसर, यस, टोडरमल जी सारा टैक्सेस कलेक्ट करते थे 1570 से 1580 तक. ठीक है? 10-year पीरियड तक ही कलेक्टेड द टैक्सेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, ये जो सारा डेटा जो था, इसके हिसाब से टैक्स वॉज फिक्स्ड ऑन ईच क्रॉप इन कैश. आई हैव गॉट अ 5 एकड़ ऑफ लैंड. मेरे पास 5 एकड़ ज़मीन है. टोडरमल जी के आदमी आते हैं. द पीपल फ्रॉम टोडरमल विल कम एंड से कि हाँ भाई आपकी कितनी ज़मीन है. सो आई विल से कि हुजूर मेरे पास तो 5 एकड़ ज़मीन ही है, ये आप देख लीजिए. द लैंड, आपकी ज़मीन तो बहुत अच्छी है, इससे तो आपकी काफ़ी ऐसे ही है, लेकिन परिवार है, बीवी बच्चे सब लोग हैं, सबकी देखभाल करनी पड़ती है, खाने का जुगाड़ करना, वॉट एवर भी जो भी है. आपका 5 एकड़ लैंड से साल में आपको 1000 रुपये देने हैं टू दी मुगल एम्परर.
दिस इज़ योर टैक्स फ्रॉम योर 5 एकड़ लैंड। 1000 रुपये अगर आप देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपका ये लैंड ले लिया जाएगा। असेसमेंट, इसको क्या कहते थे? ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा टैक्स वॉज फिक्स्ड, फिक्स हो गया एट रुपीज। ओके, और हर एक प्रोविंस में ईच प्रोविंस वॉज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल्स with its own schedule of revenue rates। ठीक है, कहाँ से कितना टैक्सेस कलेक्ट होगा, व्हाट इज़ द रेट ऑफ दैट टैक्स, व्हाट इज़ द रेट ऑफ दैट ऑफ दैट, कितना परसेंट मनी वुड बी कलेक्टेड, हाउ मच मनी इज असेस्ड, व्हाट इज आउटकम फ्रॉम दैट लैंड। ये सारा कुछ द एम्परर्स पीपल यूज टू, ओके, स्टेट से कलेक्ट किया जाएगा, ये पहले ही डिसाइड हो जाता था। इट वाज डिवाइडेड इनटू रेवेन्यू सर्कल, और पर पर्सन हाउ मच रेवेन्यू वुड बी कलेक्टेड, दैट वाज डिसाइडेड इन द बिगिनिंग ओनली फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। दिस रेवेन्यू सिस्टम इज नोन एज जब्त। ये जो सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्ट करने का, कि पहले तो प्रोविंस में डिवाइड कर दिया गया, ओके, एंड देन द कलेक्टर्स आर कमिंग एंड टेलिंग कि इस लैंड से हमको इतना रेवेन्यू चाहिए, आपके इस लैंड से जल्दी आप हमको टैक्सेस दे देंगे तो अच्छा रहेगा फॉर इंडिविजुअल क्रॉप। और ये जो सिस्टम है इसको क्या कहा जाता था? यही सिस्टम टैक्स कलेक्ट करने का, इसको कहा जाता था जब्त। जब्त है ना, कैप्चर, जब्त करना है। तो इस एरियाज में जहाँ पे मुगल एडमिनिस्ट्रेटर्स वेयर देयर, दे कुड सर्वे द लैंड, पूरे लैंड का सर्वे किया जाता। सर्वे मीन्स पूरा घर घर जाके पता करना है किसके पास कितनी ज़मीन है, किस लैंड से कितना टैक्स कलेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्वे। एंड बिग प्रोविंसेस वेयर देयर, बड़े बड़े एरियाज थे, वहाँ पे ये पॉसिबल नहीं होता था। बिग प्रोविंसेस लाइक गुजरात एंड बंगाल, वहाँ पे दिस टैक्स कलेक्शन वाज नॉट पॉसिबल। अब क्या हुआ, ज़मींदार जो है ना, इनके पास बहुत पावर था, दे वर वेरी पावरफुल पीपल, कहीं भी जाके कभी भी टैक्सेस कलेक्ट कर लेते थे, किसी भी तरह से लोगों से कुछ भी मांग लेते थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, अब क्या था, मुगल्स वेयर आल्सो वेरी, मुगल्स को ये कहाँ पसंद आएगा? मुगल्स को खाली लगता था ओनली वी आर द पावरफुल वंस, वी आर द मोस्ट पावरफुल पीपल, तो हाउ कैन द जमींदार्स बी सो पावरफुल? ओके, सो समटाइम्स क्या हुआ, जमींदार्स थे, पीजेंट्स थे ऑफ द सेम कास्ट, ये साथ में मिलके एंड दे यूज टू रिबेल अगेंस्ट द मुगल अथॉरिटी, कि ये मुगल जो है अपने लोगों को भेज के हमसे सारे पैसे कलेक्ट करा लेते हैं, मेहनत हम करते हैं, अनाज हम ग्रो करते हैं, एंड हु इज एंजॉइंग? द मुगल एम्परर इज एंजॉइंग, दो ऑल द एफर्ट्स आर बीइंग टेकन बाय डन बाय अस। ये जो पीजेंट रिवोल्ट था, इससे क्या हुआ, अक्सर मुगल एम्पायर में मार पीट मार काट होती रहती थी। देयर वॉज इनस्टेबिलिटी इन द मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर में बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस था फ्रॉम द एंड ऑफ द 17th सेंचुरी से। 17th सेंचुरी के एंड से पूरा बैलेंस जो है मुगल्स का ये बदल गया था। ठीक है, आई होप यू ऑल आर क्लियर विथ इट। जमींदार्स आर बिकमिंग वेरी पावरफुल, दीज जमींदार्स पीजेंट्स और पीजेंट्स के साथ मिलके मुगल एम्परर के खिलाफ जो है दे यूज टू ऑलवेज रिबेल, और पीजेंट्स भी इनका साथ देते थे। वो भी सोचते थे बाय गॉड ये मुगल से तो छुटकारा मिले तो अच्छा है, इतने सारे पैसे हमारे ले जाते हैं, हम गरीब हैं, अपना खर्चा चला नहीं पाते हैं, मुगल्स को पैसे क्यों दें? ओके, सो देयर पॉइंट वाज आल्सो वैलिड।
हाउ डू वी कम टू नो अबाउट अकबर सो मच? अकबर के बारे में हमको इतनी जानकारी कैसे है? Got it? This information we have got through a book, Akbarnama and Annie-Akbari. These are two of the major books that have been written. अकबर ने क्या किया था, अपने एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, उनके बहुत ही नज़दीकी एक दोस्त थे, अबुल फजल. Akbar's one very very near and dear friend was Abul Fazl. उन्होंने कहा, राइट अ हिस्ट्री ऑफ माई रेन. मेरे रूल का मैंने जितना भी काम किया है, वॉट एवर वर्क आई हैव डन, उसके ऊपर एक इतिहास लिखिए, उसके ऊपर एक हिस्ट्री लिखिए. अबुल फजल वॉज वेरी क्लोज टू अकबर. तो अबुल फजल रोट अ 3 वॉल्यूम हिस्ट्री, अकबर के रूल का, अकबर के टाइम का एक 3 वॉल्यूम इन्होंने हिस्ट्री का लिखा, टाइटल्ड अकबरनामा. अकबरनामा was the title of the book. फर्स्ट वॉल्यूम, पहला वॉल्यूम क्या था? अकबर के एंसेस्टर्स थे, उनके बारे में था. इट वॉज अ कंप्लीट 5 वॉल्यूम, पर 3 बुक्स थी, मोटी मोटी किताबें. गॉट इट? एंड पहले वॉल्यूम में अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में था. सेकेंड वॉल्यूम में देयर वॉज द अकबर हैड वन सम ग्रेट विक्ट्रीज, बड़े बड़े बैटल्स जो विन किए हैं अकबर ने, उसके बारे में इट वॉज मैंशन. थर्ड वॉल्यूम में क्या था? एनी अकबरी. थर्ड वॉल्यूम जो था दैट वाज एनी अकबरी, और अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन की सारी डिटेल्स इसमें मेंशन थी. ऑल द डिटेल्स ऑफ अकबर्स एडमिनिस्ट्रेशन वाज मेंशन्ड इन दिस. क्या क्या चीज़ें थी, हाउस, उनका घर कैसा था, घर में काम कैसे होता था, आर्मी कैसे काम करती थी, हाउ वॉज द रेवेन्यू कलेक्टेड, एंड द जोग्राफी ऑफ हिज एम्पायर. एवरीथिंग फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम. द थर्ड वॉल्यूम इज एनी अकबरी. अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में हाउ वॉज द हाउस होल्ड, हाउ वॉज द revenue collected, and what was the geography of his empire. He has written everything in this Ani Akbari. And और भी चीज़ें हैं. There were other things. I mean, it was a very not a book. It was a big book with extreme information. Lot of informations were there. इतना ही नहीं था, देयर वॉज द इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द पीपल लिविंग इन इंडिया. क्या ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, कौन से त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, ऑल दीज थिंग्स वेयर मेंशन्ड इन डिटेल. अब मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट क्या था एनी अकबरी का, कि रिच स्टैटिस्टिकल डाटा. स्टैटिस्टिकल मीन्स नंबर्स आर ऑल्सो means statistics is there, numbers are there. This is making this book very authentic. Okay, and it's crops, yields, prices, wages, revenue, everything was mentioned in detail. क्या क्रॉप ग्रो होता था, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर्स रेन व्हाट वाज द मेजर क्रॉप्स ग्रोन बाय द पीजेंट्स. How much was the yield? Yield means पैदावार. What was the outcome? How much was the prices? कितने दाम में क्या बिक रहा था? What were the wages? कितनी सैलरी थी लोगों की? And what was the revenue? All these things are mentioned in detail. एनी अकबरी कभी पता करना, और एनी अकबरी के बारे में when you go in classes 11th and 12th, तो एनी अकबरी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना पड़ता है. अब अकबर के बारे में, अब जस्ट सी वन आई वांटेड टू शो यू. ये देखिए, अकबर रिसीविंग अकबरनामा फ्रॉम अबुल फजल. अबुल फजल ने जब लिख दिया ना अकबरनामा, ही प्रेजेंटेड इट टू द एम्परर, द मोस्ट ग्रेटेस्ट ऑफ द एम्परर एवर. इन्होंने किताब लिखवाई. किताब लिखने के लिए वॉट एवर मटीरियल वॉज नीडेड, वॉट एवर हेल्प वॉज नीडेड, अकबर हेल्प्ड हिम इन डूइंग दैट. And after the book was written,
अबुल फजल ऑफर्ड इट टू द किंग कि ये सबसे पहली कॉपी आप लीजिए. ओके, लुक एट द रेस्पेक्ट, लुक एट द लव, लुक एट द केयर दैट Akbar's reign in the Akbar's dynasty. Okay. Talk of Akbar. अकबर जी के बारे में जब बात कर रहे हैं, वी कम टू नो ग्रेटेस्ट एम्परर. आखिर इन्होंने क्या क्या किया? ग्रेट बनने के लिए कुछ तो किया होगा. वॉट इज हैज डन दैट ही हैज बिकम सो ग्रेट? तो एडमिनिस्ट्रेशन का ब्रॉड फीचर्स वेयर लेड डाउन बाय अकबर एंड डिस्कस्ड बाय अबुल फजल. All carried on in the empire, and Abul Fazl had discussed each and every aspect in detail in his book Akbarnama. Akbarnama याद रखिएगा, particularly in the last volume एनी अकबरी में lot of important informations are there, जिसके वजह से आज हमको इतना हिस्ट्री पता है. मुगल्स की हिस्ट्री वी आर नोइंग बिकॉज we have understood it in detail through this book. इतना ज़्यादा जानकारी बाकी के रूलर्स ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था कभी. I wish other rulers have also thought about it. Okay, अबुल फजल अब क्या क्या बता रहे हैं. Now this is the extract what we are going to read. This is from Ani Akbari. तो इन्होंने बताया कि एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस. तो पूरा एम्पायर जो है वो छोटी छोटी एरियाज़ में डिवाइडेड था, जिसको हम क्या कहते हैं, सूबा. इट वॉज कॉल्ड एज सूबा. हेडिंग द सूबा. सूबा मीन्स स्टेट वॉज देयर. द पर्सन हु इज हेडिंग द सूबा वॉज द सूबेदार. ठीक है. Political functions and military functions, both the things were carried on by the सूबेदार. And each province, हर एक province में एक financial officer हुआ करता था, या फिर आप दीवान कह लीजिए. The finance, the person who used to see the finance was the दीवान. And peace and order was maintained in the province. सूबेदार जो है ना, he was supported by other officers. बाकी के officers जो हैं वो को सारे लोगों को, इतने सारे लोगों को पे देनी है, तो मिलिट्री पे मास्टर वॉज देयर. उनका नाम क्या था, बख्शी. देन मिनिस्टर इंचार्ज थे रिलीजियस एंड चैरिटेबल पैट्रनेज के लिए, हु वॉज कॉल्ड एज सदर. मिलिट्री कमांडर्स वेयर देयर. जो फौज को संभालते थे उनको क्या कहा जाता था, फौजदार. वेरी कॉमन वर्ड, इवन आज भी हम लोग यूज़ करते हैं. एंड द टाउन पुलिस वॉज देयर. टाउन पुलिस में देयर वॉज द कोतवाल. आज भी पुलिस स्टेशंस आर कॉल्ड एज कोतवाली. कहते हैं कि नहीं कहते हैं? यस चिल्ड्रन, वी कॉल इट एज कोतवाली. कोतवाल हुआ करते थे, हु वेर वेरी पावरफुल पीपल इन द सिटी. दैट इज़ हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड ऑन. चिल्ड्रन, इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट क्लास में. अभी आप यू जस्ट सी दिस वीडियो, try to understand the basic features. We'll be continuing in the next class. Till then children, thank you so much and all the best to you.